तो ये मेरे अब्बू का ही सपना था सबसे ज़्यादा कि एक मेरे घर में एमबीबीएस गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए। जो इंसान जो करना चाहता है अगर वो उसको ना मिले तो फिर वो मुझको ऐसा लगता है कि वो फिर उसी चीज़ की तलाश में ज़िंदगी भर खुश नहीं हो पाता। तो इसने लाज रख लिया। आज बहुत खुशी का दिन है, माशाल्लाह, बहुत खुश मिलता है। एक नवाबगंज में अपना एक छोटा क्लिनिक रखूँ ताकि जो नवाबगंज के आसपास के जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, गरीब हैं, उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ। फैजान का सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ भाई, नवाबगंज के लोगों को भूलना आसान नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि ज़िंदगी जहाँ आपने 20, 22, 23 साल अपनी गुजारी है तो वहाँ पर आसान नहीं है भूलना उस जगह। मैं इस वक्त डॉक्टरों की नगरी, एक छोटी सी तहसील नवाबगंज में मौजूद हूँ। आपको बता दूँ, यूँ कहूँ तो नवाबगंज को डॉक्टरों की नगरी ही कहा जाता है और शायद इस नगरी से, इस तहसील से, इस कस्बे से तमाम स्टूडेंट डॉक्टर बने हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज गर्व होता है, नवाबगंज को एक डॉक्टरों के नाम से पहचाना जाता है। अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छे मुकाम पर हैं और एक स्टूडेंट की चॉइस भी रहती है। इंटर करने के बाद उसके मन में ये होता है कि बहुत सारे यहाँ के हमारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे हमारे रिलेशन के लोग डॉक्टर बने, तो क्यों ना मैं भी डॉक्टर बनूँ। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि अपने बच्चों को वो डॉक्टर बनाएं और बच्चे की भी रुचि जो होती है डॉक्टर बनने की होती है। मेरे साथ मौजूद हैं नवाबगंज के ही रहने वाले मोहम्मद फैजान, जिन्होंने फिर एक बार नवाबगंज का नाम रोशन किया है। पास में हैं उनके अब्बू जी मोहम्मद सलीम और उनकी माँ हैं। आज बड़ा खुशी का माहौल है पूरे नवाबगंज में। यूँ कहूँ तो 4 से 6 लोगों ने जो है नीट क्वालिफाई किया था, लेकिन फैज़ान एक अच्छी रैंक लेकर आए और उन्होंने नीट की परीक्षा क्रॉस की है। फैज़ान, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बरेली मिरर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं इस जीत को लेकर? ये बिल्कुल एक अलग एहसास है, अलग अंदाज़ा है, मतलब कि आज तक कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ था। सिलेक्शन से पहले मतलब जब तैयारी हम लोग कर रहे थे तब उस टाइम लगता था कि हाँ ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक लगेगा, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि सिलेक्शन के बाद ज़िंदगी पलट जाएगी एकदम। तो आज की डेट में और आज से 3 महीने पहले की डेट में बहुत ज़्यादा अंतर है, ज़मीन और आसमान का इतना अंतर है। जब तक रिजल्ट नहीं आया था एक नॉर्मल सा लगता था, हाँ ठीक है, लेकिन आज हर इंसान पहचानता है, बोलता है, बहुत अच्छे से बात करता है, बात को समझता है, बात को सुनता है, तो आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखा था जो वायरल हुआ था। हाँ। जब मैं बता दूं, फैजान का जब रिजल्ट आने वाला था तो सारे लोग बैठे हुए हैं उस वीडियो में। शायद मुझे लगता है वो वीडियो आप भी देख रहे होंगे और छोटी सी क्लिप है। उस टाइम कैसा फील किया आपने? क्या लग रहा था कि वाकई में ये सक्सेस आपके नाम हो पाएगी? मतलब ये लग रहा था कि मतलब मैंने सोचा था, नंबर काउंट कर लिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अगर कुछ भी जैसे कोई ऐसा हुआ था कि जो आप आंसर की भर के आए हैं उसमें 2-3 गोले 4 गोले ऊपर नीचे ना हो गए हों, तो वो मैंने चेक नहीं किया था। तो उस वजह से बड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, और मुझ में अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो चेक कर पाऊँ आंसर की। मैं सोच रहा था कि अब डायरेक्ट रिजल्ट ही देखेंगे जो भी होगा। तो जब रिज़ल्ट देखा तो फिर अब सुबह हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट आया रात में 11:30 बजे। अच्छा। मतलब सुबह से वेट करते रात में 11 बजे। अब्बू तो हर 10 मिनट में पूछ रहे थे आ गया क्या, तो मैं नहीं तो, लेकिन रात में 11:30 बजे रिज़ल्ट आया। तो जब रिज़ल्ट खुला और जब रैंक देखी कि हाँ 20,000 के अंदर है, 19,120 है, तब अलग ही लेवल की खुशी थी। वो उस पल की एक वीडियो है लगभग 8-10 सेकंड की। शायद वो आंसू खुशी जाहिर कर रहे थे ना? वो आंसू ये थे कि पिछले 6 साल में कितना दर्द झेला है, कितने लोगों के ताने सुने हैं, कितने अपने लोगों ने कहा है कि तुम मत करो, तुमसे नहीं होगा, क्या करोगे, जाके बीएससी कर लो या फिर आप जो है दूसरी लाइन पकड़ लो, बीडीएस ले लो, बीएमएस ले लो, बीएचएमएस ले लो, फॉरेन कंट्री विदेश चले जाओ। वही था, हर किसी की सुन सकते हैं लेकिन हम हर किसी को जवाब नहीं दे सकते ना, जवाब सिर्फ हमारा रिजल्ट देता है। तो बस वही था उन सब लोगों के लिए। अच्छा, कितने साल लगे थे इसको क्रॉस करने? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। मतलब एक था बीच में, वो मैंने पेपर नहीं दिया था, लेकिन ये मेरा 6 साल के बाद ही सिलेक्शन हुआ है। हाँ, कहाँ स्टडी की थी, किस जगह? मैं शुरुआती दौर में कोटा था, तो जब मैंने कोचिंग ले ली थी 2-3 साल कोचिंग ले ली, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अब सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं लास्ट ईयर जितने भी 2-3 साल इधर कानपुर था मैं, और अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा था और नॉर्मल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी बस। अच्छा। हाँ, बस टेस्ट सीरीज, अच्छा टेस्ट, बाकी दिन में 10-12 घंटे रूम पे पढ़ना। अच्छा, एक सोचने वाली बात ये है, बहुत सारे लोगों को एक डर लगता है और वो निराश हो जाते हैं। आपने 6 साल गुजारे हैं और मुझे लगता था बहुत सारे लोगों ने ताने दिए, लेकिन आप कोशिश करते रहे, और कोशिश करने वालों की बता दूं कभी भी हार नहीं होती है। तो इस बीच कितने घंटे स्टडी की और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया आपने?
नॉर्मली हम जब सुबह जैसे मॉर्निंग में मेरा सुबह में पढ़ने का रहता था तो 7 साढ़े 7 बजे उठ गए। फिर उसके बाद अब मैं दोपहर में कभी सोता नहीं था, तो मैं 8 बजे से लेकर शाम 12:30 बजे तक मेरा ये रहता था। इसमें क्या है, 1-2 घंटे थोड़ा घूम लिए, बाकी फुल टाइम पढ़ना ही पढ़ना होता है। मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 घंटे, 12 से 13 घंटे दिन में पढ़ें आप। अच्छा। दिन में अब 8 से 12 16 घंटे होता है। 1-2 घंटे घूम लिए, 1 घंटा दोपहर में खाने का चला जाता है, शाम में चला जाता है। उसके अलावा जितना टाइम बचता है आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको फिजिक्स पे कमांड करना। फिजिक्स और बायोलॉजी, ये 2 मेन चीज़ होती हैं। अगर आपकी इस पर कमांड बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये है मेन चीज़ 2। कैसे स्टडी रही यहाँ नवाबगंज से, किस तरीके से, कहाँ पर सबसे पहले कौन से स्कूल में दाखिला लिया था? मैंने एनसी में यहाँ लिया था, मेरी चिल्ड्रन एकेडमी में। फिर यहाँ से फिर जीसस एंड मेरी इंटर कॉलेज में 6 क्लास में, फिर 6 से मतलब 12 तक वहाँ पढ़ा था। जीसस एंड मेरी हिंदी मीडियम से था मेनली। सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है ना, वो वहाँ जाके फाइट नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा लॉस होता है। हिंदी मीडियम सिलेबस जो है इंग्लिश में रहता है, बट आप एक गवर्नमेंट ने ऐसा रूल्स कर दिया है कि हिंदी में भी आप स्टडी कर सकते हैं। हिंदी में भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कैसा फेस कर रहे थे उस वक्त? सबसे मेन चीज़ ये थी, जब हम पहली बार तैयारी करने गए थे तो हमारे आसपास सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे थे जो ऑलरेडी 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। अच्छा। सब कुछ पता है। अब टीचर्स क्वेश्चन देते थे तो हमसे नहीं होता था, क्योंकि हम लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़े। क्योंकि यूपी बोर्ड में तो ठीक ही ठाक है बस, तो बड़ा प्रेशर, बड़ा डिप्रेशन। कई बार तो कोचिंग से रोते हुए आते थे घर तक कि हमसे कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। और फिर हर 15 दिन में टेस्ट होता था, उसमें रैंक जब ज़्यादा जाती थी तो फिर अपने आप को बहुत डिप्रेशन फील होता था। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एग्ज़ाम, जब मान लिया 5 तारीख को एग्ज़ाम है तो 4 की रात पूरी रात नींद नहीं आती थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है 90% स्टूडेंट की है। ये रात भर स्टूडेंट नहीं सोता है वहाँ पर। 4 बजे कोई सो रहा है। इस बारी में जब सोया था 5:30 सोया था, रात भर लेटे सुबह 5:30 बजे नींद आई है। तो ये सब डिप्रेशन और प्रेशर होता है कि, और ये कब होता है आपके जितने ज़्यादा अटैम्प्ट होते जाते हैं। शुरुआती दौर में ये सब नहीं था, जब शुरुआती हम तैयारी की तो नहीं, लेकिन जब लगा अरे अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करना है, मान लिया इस बार नहीं हुआ, एक माइंड में हमेशा एक बात रहती है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हम तो सिर्फ इंटर के हुए, हमने तो BSc भी नहीं की। तो ये चीज़ बड़ा प्रेशर देती है माइंड में, लेकिन बस ऊपर वाले का शुक्र है कि सब कुछ बेहतर हो गया और हो गया वो। अच्छा, उन स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देखकर एक हौसला आता है उनके अंदर डॉक्टर बनने का, और किस तरीके से वो स्टडी करें और कब तक उनको निराश नहीं होना चाहिए? मैं सिर्फ उनके लिए ये कहना चाहूँगा, एक सिंपल सा रास्ता है कि आप लगातार लगे रहें। कोई बात, कोई कुछ कह रहा है, कहने दें उसको, उसकी सुनना ही नहीं है। सुनना है, शांत हो जाना है, बस उसको जवाब अपने रिजल्ट से देना है। उससे उसकी कोई बात सुनना ही नहीं है, ना उसकी बात पे कोई ध्यान देना है। हाँ, वक्त लग सकता है, हर किसी का माइंड मेकअप अलग अलग होता है। किसी को थोड़ी चीज़ समझने में टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। तो कोई जल्दी सिलेक्शन ले लेता है, कोई बाद में सिलेक्शन लेता है, उससे मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटम आपको ये करना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे भले से 5 साल, चाहे भले से 6 साल, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ये शुरुआत है कि 5 से 6 साल जो आपकी मेहनत होती है, ये आने वाले 50 साल की आपको बताएगी कि आपको कैसे लाइफ जिएंगे। तो ये बहुत मैटर करती है। मुझे लगता है कि पढ़ते रहना चाहिए हर स्टूडेंट्स को। और टेस्ट सीरीज आपकी जो भी ज्वाइन कर रखी है आपने, अब अच्छे से पढ़ें, टेस्ट लगाएं और लगातार पढ़ते रहें। बस आप बीच में गैप ना करें। आप सपोज आपका 2nd ईयर है, 2nd अटैम्प्ट है और आपने एग्ज़ाम दिया, आपने सोचा मेरे 400 नंबर हैं, आप घर आ गए, कोई फ़ायदा नहीं का। आओ 4 दिन रहो, चले जाओ, करना वही अल्टीमेटम। तो आपको जो है फिर कोई फ़ायदा नहीं है आप बीच में टाइम ख़राब करें। बस लगातार बीच में गैप ना होने दें पढ़ाई का। जैसे 1 ईयर टू ईयर जो 4 महीने का गैप हो जाता है ना पढ़ाई का, वो बहुत प्रॉब्लम देता है। फिर शुरुआत 0 से स्टार्ट करना पड़ती है। आप कंटिन्यूस रहना, आपको बस ये सबसे मैटर करता है, कंटिन्यूस रहना है और लगातार पढ़ते रहना है, बस यही है। डॉक्टर ही बनना क्यों चाहते थे? और भी तो बहुत सारी स्टेप हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी जा सकते थे। ये टैग जो था ना MBBS गवर्नमेंट, ये मेरे अब्बू का सपना था, वो पूरा करना था बस, कुछ भी करके। सिर्फ यही एक उम्मीद थी जो मुझे 6 साल तक रोके रही है बस, और इसके अलावा कोई दूसरी। एक छोटी सी उम्र में डॉक्टर कहलवाना कैसा फील कर रहे हैं? ये चीज़ तो मैं बता ही नहीं सकता कि कैसा फील कर रहा हूँ। मतलब आज भी अगर कोई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब, तो अलग ही फील होता है। जब आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे? मैंने ये सोचा है अपनी लाइफ के आगे बारे में कि अब मुझे MBBS करना है, इसके बाद PG करना है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि अगर मैं सपोज़ बरेली जॉब करता हूँ या अपना बरेली हॉस्पिटल डालता हूँ या जो भी XY है, उसके बाद मैं अपने हफ्ते में 2 दिन या 1.5 दिन या फिर हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में जितना ही मुझे वक्त मिलता है, एक नवाबगंज में अपना एक छोटा क्लिनिक रखूँ, ताकि जो नवाबगंज के आसपास के जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, गरीब हैं, उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ। और बाकी जो मैं जहाँ जॉब करूँगा वहाँ पर अगर कोई नवाबगंज का आता है, कोई जिसको कोई हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ मैं कर पाऊँ। मतलब पर्टिकुलर मैंने ये सोचा है कि उन लोगों के लिए एक सेपरेट रखना है कि सिर्फ वही लोग आएँ वहाँ पर जो
माशाल्लाह घर से अच्छे लोग सही मायने में ये बात कहूँ कि अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद भी नवाबगंज के लोगों को आप भूल नहीं पाएंगे। हाँ भाई, नवाबगंज के लोगों को भूलना आसान नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि ज़िंदगी जहाँ आपने 20, 22, 23 साल अपनी गुजारी है, तो वहाँ पर आसान नहीं है भूलना उस जगह को, वहाँ के लोगों को, जिसके साथ बड़े हुए पले बड़े, तो फिर नहीं, वो आसान नहीं होता भूलना, वो सही बात है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनको सिर्फ सपना तो है डॉक्टर बनाने का अपने बेटे को, लेकिन वो बना नहीं पाते हैं? देखिए साहब, मेरा तो चॉइस ही बच्चों को पढ़ाने की थी, कोई शौक़ नहीं था मेरा, ना कोई खान का, ना पान का, ना कोई मोटरसाइकिल का, ना किसी 4 पहियों की गाड़ी का। मेरा सपना तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाना था, क्योंकि 2005 में बेटी ने इंटर किया, वो MBBS नहीं निकाल पाई, तिब्बिया कॉलेज UMS उसको मिल गया, उसने किया। उससे छोटा भाई वो नहीं कर पाया, कम नंबर रहते थे, तो मैंने उसको प्राइवेट करा दिया 2016 में बैंक टेस्ट में यूनिवर्सिटी से। आज वो हिंदू राव में जॉब कर रहा है। हाँ, लगभग 18 दिन हो गए हैं, हिंदू राव में जॉब कर रहा है। बेटी सनराइज में जॉब कर रही है, बरेली। तो मेरा तो कोई शौक़ ही नहीं था कि मैं क्या करूँ, अच्छे कपड़े पहन लूँ या अच्छा कोई काम कर लूँ या 4 पहियों की गाड़ी लेके घूम लूँ, या मैं आज तक मैंने नैनीताल को नहीं देखा कैसा नैनीताल है। मेरा कोई शौक़ ना था खान का, ना पान का, ना पहनने का, ना पीने। क्यों? उसकी वजह ये थी, मेरे फादर का इंतकाल हो गया था। मेरी 5 सिस्टर थी, एक की शादी मेरे फादर ने की, बाकी 4 थी, एक मैं खुद था। मेरा घर भी नहीं था कुछ भी। तो लोग ये कहते थे इसको कितना शौक़ है, ये पढ़ा रहा बच्चों को, ये क्या कर पाएगा एक आदमी। अल्लाह ने सब 4 की शादी कराई, मेरा घर बनवाया, मेरे बच्चे हुए, सबको पढ़ाया। एक बेटी BUMS है, दूसरा MBBS कंप्लीट है, तीसरे का MBBS में आ गया नंबर। मेरी एक ही चॉइस थी कि कोई भी सरकारी नहीं निकाल पाया, उस BUMS निकाल पाई, तो इससे ही मैंने कहा था बेटा बस तू ही मेरी लाज रखेगा, तो इसने लाज रख ली। आज बहुत खुशी का दिन है, माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ मैं। फैज़ान की अम्मी भी हमारे साथ हैं। आज क्या कहना चाहेंगी? आपका बेटा बहुत छोटी सी उम्र में डॉक्टर बना है, मुझे लगता है शायद आंखों में जो आंसू होते हैं खुशी के होते हैं, और हर माँ बाप चाहता है कि उनके औलाद, उनके बेटे, उनके बच्चे एक अच्छी पोजीशन पर पहुँचे हैं। आज कैसा फील कर रही हैं? फैजान का सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी कि फैजान के सिलेक्शन की बहुत उम्मीद थी, और फैजान के सिलेक्शन से बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है, फैजान का सिलेक्शन हो गया। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, मुझे लगता है कि शायद अम्मी के पास में ये शब्द जो हैं वो लाखों के जो कहते हैं कि अनमोल मोती होते हैं, उनसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो देखा था तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गया था। फैज़ान के पापा फैज़ान को किस तरीके से एकदम गले लगाए हुए थे, और तार तार एकदम जार जार आंखों में जो आंसू थे वो निकल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन नवाबगंज का नाम रोशन किया, ये बहुत खुशी की बात है। और नवाबगंज में बहुत सारे लोग डॉक्टर ही हैं, मैंने चूँकि पहले भी कहा था, लेकिन आज जो फैज़ान है उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि मैं नवाबगंज के लोगों को कभी नहीं भूल पाऊँगा। चाहें तो मैं यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा वक्त दूंगा, या किसी भी हॉस्पिटल में होऊंगा, और अगर वो कह देता है कि ये नवाबगंज से हैं या फैज़ान को जानते हैं, तो बड़ा अच्छे से उसको मैं पकड़ूंगा और अच्छा ट्रीटमेंट करूंगा। गरीबी जो लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, उनकी हमेशा ही मदद करता रहूँगा। तो हमारे साथ फैज़ान थे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, और अब आगे इनका कुछ और भी बनने का सपना होगा। फ़िलहाल अब इनकी जो फर्स्ट पोजीशन है उन्होंने क्रॉस करने के बाद, एक अच्छे मुकाम पर पहुँचने के बाद में, ये बस अब सीढ़ी इनको मिल गई है, और अब ये आसमान छूने की जो है इनके अंदर जो उम्मीदें हैं वो लगातार जारी रहेंगी। तो देखते रहिए बरेली मेरा। जय हिंद दोस्तों।